हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ स्पेशल टर्म्स, स्पेशल प्रोविज़न, और उसके बाद इसके अगर जो प्रोविज़न हमने अब तक पढ़ा, अपॉइंटमेंट का, रिजिग्नेशन का, रिमूवल का, और उसके पावर्स का और उसके लिमिटेशन का यानी कि रिस्ट्रिक्शन का, और ये सभी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, उसके बाद अभी हमें क्या देखना है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म आता है हमारे कंपनीज एक्ट में, की मैनेजरियल पर्सोनल। की मैनेजरियल पर्सोनल ठीक है। देखिए, पर्सोनल, ये की मैनेजरियल पर्सोनल जो होते हैं, ठीक है, इनमें कौन कौन से आते हैं। की मैनेजरियल मतलब, की का मतलब होता है मुख्य, ठीक है, जो मैनेजमेंट को देखने वाले कर्मचारी हैं। ठीक है, जो मुख्य कर्मचारी हैं मैनेजमेंट को संभालने वाले, वो कौन कौन से होते हैं, और उनको अपॉइंटमेंट करना हर कंपनी के लिए मस्ट है, ज़रूरी है। अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके लिए तो भाई कोई छूट नहीं है। ठीक है, की मैनेजरियल पर्सोनल में कौन कौन आते हैं। देखो, की मैनेजरियल पर्सोनल में, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं KMP। क्या बोलते हैं? KMP, की मैनेजरियल पर्सोनल। इनमें कौन कौन से आते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं। हमारा इसमें आता है MD, सबसे पहले आता है MD। दूसरा कौन आता है इसमें? ठीक है, दूसरा इसमें आता है हमारा होल टाइम डायरेक्टर यानी कि WTD। ठीक है, तीसरा कौन आता है? तीसरा इसमें हमारा आता है मैनेजर, कोई भी मैनेजर हुआ। ठीक है, फोर्थ वन हमारा आता है इसमें कंपनी सेक्रेटरी, CS। ठीक है, और फिफ्थ आता है इसमें हमारा CEO। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और अगला आता है हमारा CFO। क्या आता है? CFO। ठीक है, उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट हमारा जो आता है इसमें, ये किसी कंपनी में ये भी होते हैं। ठीक है, किसी कंपनी में ये ऑप्शनल है, क्योंकि ये तो रखो ना रखो मर्जी है। ठीक है, तो अब जैसे कि देखो, हमने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। जैसे हमने ये मैनेजिंग डायरेक्टर पढ़ रखा है। मैनेजिंग डायरेक्टर हमारा किस में था? 254 में था। ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर किस में था हमारा? होल टाइम डायरेक्टर हमारा था 294 में, 294 में। ठीक है, मैनेजर हमारा था 253 में, 253 में। ठीक है, और उसके बाद जो कंपनी सेक्रेटरी हैं वो किस में थे हमारे? 224 में। ठीक है, उसके बाद CEO जो है वो हमारे किस में है? वो हमारे 218 में है। ठीक है, और CFO किस में है हमारे? CFO है हमारे 219 में। किस में? 219 में। देखो, अभी इतनों का ही 6 का ही ले लेते हैं। ठीक है, 6 का ही लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। देखो, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है, MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम WTD मतलब होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, ठीक है, और CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी, CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, अब देखो, किसी भी कंपनी में इनका होना बहुत ज़रूरी है। KMP, इनका अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है। इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? देखो, ये तो आते हैं एक्सपर्ट में। ठीक है, ये आते हैं ये तो CEO एक्सपर्ट नहीं होगा, CEO डायरेक्टर ही होंगे। ठीक है, CFO ये भी एक्सपर्ट होंगे। ठीक है, ये भी एक्सपर्ट होंगे, ये भी एक्सपर्ट होंगे। ठीक है, एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट हैं, बाकी सब डायरेक्टर में आएंगे। ठीक है, कोई भी डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है वो हम देख चुके हैं। ठीक है, अब देखो, इसमें कहा गया कि MD उसको कहेंगे जिसके पास पूरी मैनेजमेंट की पूरी पावर समाहित होती है। ठीक है, मतलब इसको हमारे अगर लॉ की भाषा में देखें तो लिखा, हु इज़ इंटरेस्टेड विद द सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। मतलब जिसके पास मैनेजमेंट की सारी पावर समाहित हैं, उसको हम MD कहते हैं। ठीक है, MD को कहते हैं। ठीक है, अब देखो, उसके पास क्या क्या काम कर सकता है वो। ठीक है, अपॉइंटमेंट करने के कौन कौन से 4 तरीके बताए गए हैं। ठीक है, उसको अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है? उसका अपॉइंटमेंट देखो, बाय वे ऑफ एन एग्रीमेंट विद द कंपनी। ठीक है,
वो कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके अपॉइंटमेंट हो सकता है, यानी कि एट द टाइम ऑफ जब वो कंपनी बन रही होती है, ठीक है, जब कंपनी बन रही होती है मेमोरेंडम को साइन करता है, ठीक है, तो वहाँ भी तय हो सकता है कि हाँ भाई ये एमडी होगा, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन है बोर्ड रिजोल्यूशन, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो अपना रिजोल्यूशन पास करते हैं और उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये पर्सन हमारा एमडी होगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी जनरल मीटिंग होगी, उस जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास किया जाएगा शेयर होल्डर्स के द्वारा और अपॉइंट किया जाएगा उस एमडी को, ठीक है। फिर कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर कोई बात लिखी गई है, ठीक है, तो वो एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैनेजिंग डायरेक्टर को किस किस नाम से और बुलाया जाता है, ठीक है, उसको सीईओ के नाम से भी बुलाया जाता है, सीईओ के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। सीईओ मतलब होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है। सीईओ का मतलब तो पता ही है आपको, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। अब देखो जो दूसरी बात है कि होल टाइम डायरेक्टर जो होंगे, ठीक है, वो कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉयड होंगे, ठीक है, उनका भी बेसिस यही तरह मतलब कैसे अपॉइंट किया जाता है उनका भी आपको बता रखा हमने, ठीक है। कोई मैनेजर होगा, ठीक है, उसको भी सुपरिटेंडेंट पावर दी जाती है, ठीक है। भाई मैनेजमेंट एमडी के बाद होल टाइम डायरेक्टर है, वो कंपनी को तो देखभाल कर ही रहा है, लेकिन मैनेजर के पास इतनी पावर कम से कम होनी चाहिए कि वो मैनेज कर सके पूरे कंपनी को, ठीक है। तो वो हो गया। और हमारा कंपनी सेक्रेटरी मतलब कहा गया कि ये कंपनी सेक्रेटरी एक्ट बना है, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट बना हुआ है, ठीक है, उसमें भी इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में, ठीक है। उसमें बताया गया कि कंपनी के कार्यों को परफॉर्म करने के लिए किसी भी पर्सन को एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है जिसके पास कंपनी सेक्रेटरीज की डिग्री होती है, ठीक है, सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, जिसके पास कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, और वो कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, और वैलिड रजिस्टर सर्टिफिकेट होल्डर होगा, उसको किसी भी कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं इनका भी कहा गया कि वो एक ऐसे ऑफिसर होते हैं जो मतलब उनको डिजिग्नेट किया जाता है, उनको इस पोस्ट पे बिठाया गया है, इस तरीके से बताया गया है कि भाई देखो आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, सीईओ हो आप कंपनी का मैनेजमेंट आपके हाथ में है, ठीक है, आपको कंट्रोल करना है। और जो सीएफओ होते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं, ठीक है, ये कंपनी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। किस चीज़ के लिए? इनका काम होता है कि भाई कंपनीज के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मैनेज करे, ठीक है, किसी भी और तरीके का मतलब इसमें कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी इशू होगा वो यही डील करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमने ये तो पढ़ लिया, अब सबसे बड़ी चीज़ जो देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो क्या है कि हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, केएमपी हैं, इनकी सैलरी क्या होगी, रेमुनरेशन क्या होगा, क्या इनको मिलने वाला है। भाई इतने दिन काम करेंगे, ठीक है, तो इनको क्या मिलने वाला है। तो कहा गया है कि कोई भी देखो सेक्शन 197 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, इसमें बताया गया है कि भाई देखो 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है, इनकी रेमुनरेशन क्या होगी, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो कोई भी कंपनी में देखो टोटल मैनेजरियल जो रेमुनरेशन होगा, सभी मैनेजर जिनको मैंने अभी लिखा था, ठीक है, एमडी, ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, ठीक है, और सीएस, सीईओ, सीएफओ, इन सभी को क्या मिलेगा, सैलरी, क्या सैलरी इनकी होगी। तो कहा गया कि भाई देखो कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को और मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को और मैनेजर को कि भाई किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, 11% जो नेट प्रॉफिट होगा, जो टोटल नेट प्रॉफिट होगी। देखो कंपनी का प्रॉफिट कैसे होता है कि मान लीजिए कंपनी ने बिजनेस किया और ये 1 लाख का नॉर्मल मान लो, छोटा मान लो, छोटी कंपनी है, 1 लाख प्रॉफिट कमाया, ये प्रॉफिट 1 लाख है, ठीक है, इससे टैक्सेस निकाले और मान लीजिए चलिए 10 लाख कर देते हैं, टैक्सेस निकाले 1 लाख रुपए, मतलब इसके 30% फ्लैट 30% कंपनी पे लगते हैं, तो 30% निकाल दिया इसके, तो 30 लाख रुपए 3 लाख रुपए इसके टैक्स में कट गए, ठीक है।
3 लाख कट गए, बचे 7 लाख। और भी कोई ड्यूज़ है उसको भी क्लियर करने के बाद, मान लीजिए 1 लाख के कोई और बाहरी ड्यूज़ है, अदर ड्यूज़ हैं, ठीक है, तो वो भी निकालने के बाद कंपनी के पास बचे 6 लाख रुपए। अब इस 6 लाख में से, ठीक है, कंपनी जो भी दे 5%, 6%, 8%, 9%, लेकिन 11% से ज़्यादा नहीं दे सकती। मान लो 11% ही रखना है उनको, ठीक है, तो कितना पैसा बनेगा, ठीक है, 11 से 66, ठीक है, 66,000, ठीक है, 66,000 रुपीज़ उनका रेमुनरेशन होगा किसी एक का, ठीक है, किसी एक का, ठीक है। तो अब ये बात समझ आ गई बात। किसी भी साल में इनका इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। कंप्यूटेड और रेमुनरेशन जो कि सेक्शन 198 में बताया गया है कि वो कभी भी ग्रॉस प्रॉफिट से नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। शैल नॉट रिड्यूस फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट, डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या था, ये था ग्रॉस प्रॉफिट, ये था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ये था ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या आया, ये हमारा 6 लाख जो आया था, 6 लाख आया था हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट मतलब उसमें से टैक्स, देखो कोई भी प्रॉफिट नॉर्मली जब होता है तो वो ग्रॉस ही होता है, लेकिन उसके बाद जो इन हैंड आता है पैसा, उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। मान लीजिए अभी हम लॉटरी भी लग गई हमारे पास, हमारी लॉटरी लग गई, मान लीजिए 1 लाख की लॉटरी लग गई, ठीक है। तो 1 लाख की जो लॉटरी लग गई, तो लॉटरी के अमाउंट में तुरंत 31.5%, ठीक है, हमारा क्या कट जाएगा, TDS कट जाएगा, TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी कि जिस टाइम पे हमको 1 लाख का हमारी बिनिंग हुई, उसी टाइम पे 31.5% हमारा ये टैक्स कट जाएगा। उसके बाद हमारा जो पैसा आएगा करीब 31,500, ठीक है, तो इसका आएगा 68,500, ठीक है, 68,500 हमारे हाथ में आ रहा है पैसा, ठीक है। अब जब 68,500 हमारे हाथ में आ रहा है, वही नेट प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट, ये तो ग्रॉस है, ठीक है, ग्रॉस है। टैक्स कटने के बाद जो हमारे हैंड इन हैंड हमको मिल रहा है वो नेट प्रॉफिट होता है। तो वही कोई भी कंपनी अपने मैनेजर्स को और अपने जो MD हैं और होल टाइम डायरेक्टर हैं, उनको अपने नेट प्रॉफिट का 11% से ज़्यादा नहीं देगी, ठीक है, किसी भी कंपनी के लिए ये। और अगर मान लीजिए कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द कंपनी इन जनरल मीटिंग में विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये शेड्यूल 5 में बताया गया है कि अगर कोई भी कंपनी, ठीक है, रेमुनरेशन फिक्स करना चाहती है, ठीक है, 11% से ज़्यादा बढ़ाना चाहती है, मान लीजिए जो ये बताया गया है लिमिट, इससे ज़्यादा अगर बढ़ा के देना चाहती है अपने MD को, होल टाइम डायरेक्टर को, मैनेजर को, उनको अगर 11% से ज़्यादा बढ़ा के देना चाहती है, उसे तो हमारा सेक्शन 197 क्या कहता है कि भाई देखो, आप 11% से ज़्यादा नहीं दे सकते हो, नेट प्रॉफिट का 11% से ज़्यादा नहीं बांट सकते हो किसी को भी। लेकिन प्रोविज़न क्या है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि अगर आप 11% से ज़्यादा बढ़ा के देना चाहते हो तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, ठीक है। ये हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा पार्ट 2 शेड्यूल 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो इसका अगर हम तरीका देखें तो कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, देख लेते हैं एक छोटे से चार्ट के रूप में। देखो, वेयर द इफेक्टिव कैपिटल ऑफ अ कंपनी, इफेक्टिव कैपिटल मतलब देखो इसको लिखते हैं इस तरह से, जैसे इफेक्टिव कैपिटल है, कैपिटल है, मान लीजिए पूंजी ही है, ये कंपनी की कैपिटल लिख दे रहे हैं सीधा सीधा, ठीक है, कैपिटल है इधर। और इधर क्या है, इधर रेमुनरेशन, ईयरली रेमुनरेशन, ये ईयरली दी जाती है, ठीक है, ईयरली रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मतलब होता है उनका मेहनताना, उनका जो भी उनको साल भर काम किए हैं, साल भर काम करने के बदले में जो उनको पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। अगर कहा गया है कि कंपनी की प्रॉफिट, ठीक है, कैपिटल अगर लेस देन 5 करोड़ है, ठीक है, लेस देन 5 करोड़ है, ठीक है, तब क्या सिचुएशन होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये रेमुनरेशन 30 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितने से, 30 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
30 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है और 100 करोड़ से कम है, ठीक है, 5 करोड़ से ज़्यादा है, मोर देन 5 करोड़ बट लेस देन 100 करोड़, लेस देन 100 करोड़। 5 करोड़ से ज़्यादा है और 100 करोड़ से कम है तो कितना होना चाहिए? तो कह रहे हैं कि 42%, 42 लाख, कितना? 42 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 42% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है, मोर देन 100 करोड़ है, ठीक है, मोर देन 100 करोड़ है, अगर मोर देन 100 करोड़ है, मोर देन 100 करोड़ है बट लेस देन 250 करोड़, कितना? 250 करोड़ है। 250 करोड़ से अगर कम है और 100 करोड़ से ज़्यादा है तो कितना मिलना चाहिए उसको? रेम्यूनरेशन कितने ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 60 लाख रुपीस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 250 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, अगर 250 करोड़ से ज़्यादा है तो कितना होना चाहिए? अगर 250 करोड़ से अबव है, ठीक है, 250 करोड़ से अबव है, तब क्या सिचुएशन होगी? ठीक है, तो कह रहे हैं कि 60 लाख रुपीस, 60 लाख प्लस 0.0, कितना? 0.01% क्या होगा? बढ़ा करके दिया जाएगा। 0.01% ऑफ द कैपिटल, ठीक है। जितना कैपिटल 250 करोड़ से ऊपर हो रहा है, ठीक है, जितना कैपिटल 250 करोड़ के ऊपर हो रहा है उस पर 0.01% ऐड कर देंगे, ऐड ऑन एक्सेस ऑफ 250 करोड़, ठीक है। 250 करोड़ से अब जितना भी ऐड होगा, ठीक है, ये उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। ये तो था हमारा रेमुनरेशन के बाद कि भाई किसी भी कंपनी में जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़, ठीक है, क्योंकि भाई कोई भी डायरेक्टर, एमडी, ठीक है, या फिर होल टाइम डायरेक्टर होगा या एमडी होंगे या फिर मैनेजर होगा, वो सभी कंपनी में, कंपनी की नज़र में एज ए एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। वो अलग बात है, कंपनी के मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको भी तो सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो सैलरी न कह करके उसको रेमुनरेशन कहते हैं, पारिश्रमिक, जिसको बोलते हैं हिंदी में पारिश्रमिक, ठीक है। उनका पारिश्रमिक क्या होगा कि अगर भाई 5 करोड़ से कम है, ठीक है, 5 करोड़ से कम है तो 30 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30 लाख से कम होगा चलेगा, लेकिन 30 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर मोर देन 5 करोड़ है, अगर 5 लाख है, ठीक है, 5 करोड़ के ऊपर है और 100 करोड़ के अंदर है, 100 करोड़ के अंदर है टोटल कमाई, ठीक है, तो कितना होना चाहिए? 42 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हर साल, ठीक है। लेकिन अगर 100 करोड़ से ऊपर और 250 करोड़ के अंदर है तब क्या होगा? तो कह रहे हैं कि 60 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर 250 करोड़ के ऊपर हो गया, 250 करोड़ के ऊपर हो गया, जितना करोड़ बढ़ता जाएगा 250 करोड़ से, जैसे 250 करोड़ या 251 करोड़ हो गया, ठीक है, 251 करोड़ हो गया, तो अब जो 1 करोड़ एक्स्ट्रा आया है, जो 1 करोड़ आया है, ठीक है, इस 1 करोड़ आया है, इस पर मल्टीप्लाई करना होगा 0.01, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 1 करोड़ डिवाइडेड बाई, अब जैसे हम कर ही दे रहे हैं कि क्या आता है, कैलकुलेशन कर ही दे रहे हैं, तो 1 करोड़, ठीक है, का 2.5 सैकड़ा, अब ये 1 करोड़ हो गया, ठीक है। 1 करोड़ का हमने निकालना है 0.01%, 0.01%, ठीक है, ये डिवाइड कर दे रहे हैं हम, ठीक है। अब कितना आएगा देखिए, अब इस पर 1000 और बढ़ गया, कितना? 1000 तो बढ़ेगा, %0.01% में भी 10,000 बढ़े, ठीक है,
जो भी है देख लेना। तो उस पर अब आपको बात समझ आ गई ना कि जितना करोड़ बढ़ता जाएगा 250 करोड़ के ऊपर, उतना उस पे 0.01% ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उस पर ऐड कर लेंगे हम रेमुनरेशन में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, वो भी हम कवर कर लें। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, करेंगे धमाकेदार एंट्री। देखते हैं सेक्शन 172 क्या कहता है। 172, ठीक है, सेक्शन 172 क्या करता है, ये बताता है पनिशमेंट के बारे में। किस बारे में? पनिशमेंट के बारे में। क्या लिखता है, कहता है इफ अ कंपनी, ठीक है, इफ अ कंपनी डिफॉल्ट, क्या करेगी, अगर कोई कंपनी क्या करती है, डिफॉल्ट करती है। किसमें? इन कंप्लाइंग विद द complying with the provisions of the company, provisions of this chapter है, I'm sorry, this chapter। ठीक है, अगर इस चैप्टर में दी गई जो भी प्रोविज़न है, दिए गए सभी प्रोविज़न हैं, उनका अगर ये कोई भी कंपनी उसको पूरा नहीं करती है, उसमें डिफ़ॉल्ट करती है, तो सभी ऑफिसर जो होंगे, ऑल ऑफिसर लायबल होंगे। किस बात के लिए? ठीक है, लायबल होंगे फाइन के लिए। ठीक है, कितना फाइन? ऑल ऑफिसर हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट, ठीक है, हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट, सभी ऑफिसर जो डिफ़ॉल्ट में पाए गए हैं, ठीक है, शामिल हैं, उन लायबल होंगे फाइन कितना भरने के लिए? 50,000। कितना? 50,000 रुपीज़। लेकिन अगर वो और भी अगर मतलब इतना 50,000 देने के बाद भी अगर वो शांत नहीं हो रहे हैं, उनका मन शांत नहीं हुआ, फिर भी वो लगातार वो डिफ़ॉल्ट बरकरार है, तो हर दिन, ठीक है, प्लस 500 रुपीज़ पर डे। ठीक है, 500 रुपीज़ पर डे। ठीक है, हर दिन 500 रुपये उनको और देना होगा। लेकिन कंपनी के केस में भी यही है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट क्या है? ठीक है, मैक्सिमम लिमिट अगर हम देखें तो मैक्सिमम लिमिट कितनी दी गई है फाइन की? मैक्सिमम लिमिट हमारी दी गई है कि 3 लाख रुपए है। किसके केस में? 3 लाख रुपीज़। ये 3 लाख रुपीज़ जो है ये कंपनी के लिए है। किसके लिए? फॉर अ कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट में है तो उसके लिए मैक्सिमम 3 लाख है। और अगर कोई पर्सन, जैसे यही पर्सन है, ठीक है, तो इसके लिए मैक्सिमम कितना होगा? ठीक है, इसके लिए मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम इसके लिए होगा 1 लाख रुपीज़। कितना? 1 लाख। ठीक है, ये फाइन है, ये पेनाल्टी है, इसको पे करना होगा सभी डायरेक्टर्स को। ठीक है, सभी कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स इन्वॉल्व होंगे इसमें डिफ़ॉल्ट में, उन सभी को पे करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा डायरेक्टर का टॉपिक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।